सिविल लिबर्टीज को बैन कर दिया जाता है, प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाती है, सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की पूरी आजादी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी शुरू कर दी जाती है। गांधी जी और बाकी कांग्रेस लीडर्स के साथ हजारों की संख्या में सत्याग्रही को जेल में डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के रिप्रेशन के बाद आंदोलन कम होने की जगह और भी ज्यादा उग्र होने लगता है। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाती है और जुलाई 1930 में लॉर्ड अर्विन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की घोषणा कर देते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेचर के 40 मेंबर्स के सजेशन पर कांग्रेस के साथ शांति की कोशिश की जाती है। इसके लिए तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर को मीडिएटर बनाया जाता है। अगस्त में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए येरवड़ा जेल ले जाया जाता है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता। हाँ, ये जरूर साफ हो जाता है कि नवंबर में लंदन में होने वाली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ सेक्शंस जरूर हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं होगी। बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा ही रहती है। वहां मौजूद लगभग हर डेलीगेट का यही कहना था कि बिना कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करना मीनिंगलेस ही है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम पर सरवाइव करना है तो कांग्रेस को मनाना जरूरी है। इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन में कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जरूर हिस्सा लेगी। वाइसरॉय 25 जनवरी को गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स की बिना शर्त रिहाई अनाउंस कर देते हैं, जिससे ये लोग फ्रीली एंड फियरलेसली ब्रिटिश पीएम की स्टेटमेंट का जवाब दे सके। अब कांग्रेस का क्या जवाब रहने वाला था? गांधी अर्विन पैक्ट। दोस्तों, लगभग 3 हफ्ते के आपसी डिस्कशंस और डिलिबरेशंस के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाइसरॉय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को ऑथराइज कर दी। गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के बीच अराउंड 2 हफ्तों तक डिस्कशंस होते हैं और फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी अर्विन पैक्ट पर साइन होते हैं। इस पैक्ट के अनुसार हिंसा न करने वाले सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना था। सभी तरह के फाइन्स जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए थे उन्हें माफ करना था। जब्त की हुई जमीन को वापस करना था। साथ ही रिजाइन करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लीनियंट ट्रीटमेंट देना था। कोस्ट के किनारे वाले गांवों में कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी थी। इसके बदले में कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए अग्री होती है और साथ ही नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार होती है। दोस्तों, इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज एंड हो जाता है, लेकिन इस आंदोलन के इंपैक्ट्स को समझना भी जरूरी है। इंपैक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, आंदोलन तो गांधी अर्विन पैक्ट से खत्म हो गया था, लेकिन ये इस आंदोलन की सफलता ही थी कि कांग्रेस पहली बार सरकार के साथ बराबरी पर आकर कोई समझौता कर रही थी। आंदोलन के दौरान 90,000 से ज्यादा लोग जेल गए थे। ये संख्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तुलना में 3 गुनी थी। ब्रिटेन से कपड़े का इंपोर्ट आधा हो गया था। लिकर एक्साइज और लैंड रेवेन्यू से होने वाली सरकार की आमदनी पर भी गहरा असर पड़ता है। इंडियन नेशनलिज्म की आग समाज के हर वर्ग तक पहुंच जाती है। इस तरह ये आंदोलन मासेस को नेशनल मूवमेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाने में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन से भी ज्यादा सफल रहा। साथ ही इस आंदोलन के दौरान हिंसा की कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब था कि लोग अब गांधी जी की सत्याग्रह टेक्निक को पूरी तरह अपना चुके थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण धरसाना में देखने को मिला था। कंक्लूजन। हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट न सिर्फ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया गया था, बल्कि इसने कांग्रेस को सही मायने में मास ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया था। यही वजह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए झुक जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस किया था। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी अर्विन पैक्ट के बाद आंदोलन का फर्स्ट फेज खत्म हो गया था।
इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किस दिशा में आगे बढ़ता है, आज हम यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं मार्च 1931 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन से। कराची